दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अंतः स्रावी तंत्र के सारे क्वेश्चन, एंडोक्रीन सिस्टम के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यकृत में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है जो रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? दोस्तों यकृत में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन जो है ये रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कहाँ उत्पादित होता है? यकृत में उत्पादित होता है। दोस्तों चोट लगने के बाद बहते हुए रक्त का थक्का मुख्य रूप से फाइब्रिन नामक धागों के एक जाल से बनता है जो प्लेटलेट्स को फंसाकर एक स्थिर थक्का बनाता है और रक्त स्राव को क्या करता है? रोकता है। तथा यह प्रक्रिया रक्त स्कंदन कहलाती है, जहां पर प्लेटलेट्स सक्रिय होकर एक दूसरे से चिपकते हैं और थ्रोम्बिन नामक एंजाइम द्वारा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल दिया जाता है, जिससे यह धागेदार नेटवर्क बनाता है, मतलब जाल बनाता है। थ्रोम्बिन नामक एंजाइम द्वारा फाइब्रिनोजन को किस में बदल दिया जाता है? फाइब्रिन में बदल दिया जाता है, जिससे यह धागेदार नेटवर्क जाल बनाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावन करती है? दोस्तों वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो है ये पीयूष ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि करती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किसे? पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि यह शरीर की कई अन्य ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि दोस्तों शरीर की ऊंचाई, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास और कोशिकीय प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या क्या करती है? शरीर की ऊंचाई, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास और कोशिकीय प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हार्मोन और उनके कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है और यह चयापचय को विनियमित करता है। ये सत्य कथन है दोस्तों। थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है और चयापचय को विनियमित करता है। अधिवृक्क ग्रंथियों से उत्पन्न अधिवृक्क पिट्यूटरी ग्रंथि को हार्मोन उत्पादित करने के लिए उद्दीप्त करता है। ये कथन गलत है दोस्तों हमारा। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है, यह वृद्धि को उद्दीप्त करता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। और अग्न्याशय द्वारा उत्पादित इंसुलिन यह रुधिर शर्करा के स्तर को विनियमित करता है, तो ये भी हमारा सत्य है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथियों में स्रावित एड्रीनलिन का एक तनाव वाला हार्मोन है। दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथियों में स्रावित एड्रीनलिन जो है एक तनाव वाला हार्मोन है जो हृदय गति बढ़ाने, रक्तचाप नियंत्रित करने और शरीर को फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए तैयार करने में सहायक होता है। कौन सा? एड्रीनलिन। यह पिट्यूटरी ग्रंथि को उद्दीप्त नहीं करता है। थायरोक्सिन हार्मोन चयापचय को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि को प्रेरित करता है। इसी प्रकार इंसुलिन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अंतः स्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? दोस्तों वृद्धि हार्मोन जो है ये करती है पीयूष ग्रंथि स्रावित। कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को वृद्धि हार्मोन हम कहते हैं। यह एक अंतः स्रावी ग्रंथि है जो सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करती है। और पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो मटर के जैसा होता है। कैसे होता है? मटर के जैसे होता है पीयूष ग्रंथि का आकार, जो मस्तिष्क का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है? मस्तिष्क का। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करती है? दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव जो है ये करता है अग्न्याशय। कौन सी ग्रंथि करती है? अग्न्याशय ग्रंथि करती है। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है दोस्तों कैसी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी होती है। इससे अग्न्याशय रस निकलता है जिसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, देखते हैं अगला। अधिवृक्क हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सही है ये हमको बताना है। हृदय तेजी से धड़कता है दोस्तों, सही बात है। श्वसन दर बढ़ जाती है, सत्य बात है। रक्तचाप कम हो जाता है, नहीं दोस्तों ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो है गलत है। तो सही है वो है केवल पहला और दूसरा वाला। ठीक है दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन के ग्रंथि के बारे में यदि बात करें तो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन एड्रिनलिन के बारे में निम्न कथन सही है। यह हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, ग्लूकोज के स्राव को बढ़ाता है, श्वसन दर को बढ़ाता है, यह पाचन क्रिया को धीमा कर देता है, जबकि मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है।
दोस्तों यह आपातकालीन हार्मोन है या फाइट फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो तनाव व खतरे की स्थिति में शरीर को प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। कौन सा ग्रंथि हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है दोस्तों, ये वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। यह ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित है। इसकी संरचना मटर के आकार की होती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किए गए हार्मोन द्वारा शरीर के कार्यों और अन्य हार्मोनों का भी नियंत्रित किए जाने के कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक है? दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक है। किस ग्रंथि के लिए? थायराइड ग्रंथि के लिए। दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। यह आयोडीन का उपयोग करके थायरॉक्सिन T4 और ट्राई आयोडो थायरोनिन T3 जैसे थायराइड हार्मोन का निर्माण करती है, जो शरीर के चयापचय, ऊर्जा स्तर और विकास को नियंत्रित करते हैं। आयोडीन के स्रोत समुद्री भोजन, समुद्री शैवाल, आयोडीन युक्त नमक आदि है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का कार्य है, यह सभी अंगों में वृद्धि को क्या करता है? उत्तेजित करता है। क्या करता है? ये सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, जो सभी अंगों में वृद्धि को क्या करता है? उत्तेजित करता है तथा कई आंतरिक अंगों के विकास को बढ़ाता है, हड्डियों तथा मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने जैसा होता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गिलहरी का शरीर निम्न में से किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है? दोस्तों गिलहरी का शरीर जो है ये एड्रीनलिन हार्मोन का उपयोग करके, किसका? एड्रीनलिन हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है। दोस्तों गिलहरी का शरीर एड्रीनलिन हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है। एड्रीनलिन हार्मोन को लड़ो व उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह हार्मोन आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करता है। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो दोस्तों यह है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है तथा रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में यौनावस्था की विशेषताओं को विकसित करने में मदद करता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है? तो यह है हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो हाइपोथैलेमस वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हार्मोन का उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए। दोस्तों हार्मोन और उसके कार्य दिए गए हैं, इसको सही मिलान करना है। दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये क्या कार्य करता है? तो ये शरीर में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो पहला किससे कनेक्ट हो जाएगा? डी से कनेक्ट हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन जो है दोस्तों ये शरीर की वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। तो वृद्धि हार्मोन किससे कनेक्ट हो जाएगा? ए से कनेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये नरों में लैंगिक अंग का विकास करता है। तो तीसरा किससे कनेक्ट हो जाएगा? बी से कनेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन क्या करता है दोस्तों? ये शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो चौथा किससे कनेक्ट हो जाएगा? सी से। तो डी, ए, बी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
डी ए बी सी, तो डी ए बी सी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने बता दिया आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। थायरोक्सिन हार्मोन डैश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? आयोडीन के संश्लेषण के लिए। दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरोक्सिन T4 हार्मोन शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसमें चयापचय, हृदय की गति और मस्तिष्क का विकास शामिल है। दोस्तों यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? थायराइड ग्रंथि से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है दोस्तों ये सभी अंगों के विकास को क्या करता है? उद्दीप्त करता है। दोस्तों वृद्धि हार्मोन या सीमेटोट्रोपिन हार्मोन शरीर में सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। यह बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करता है और वयस्कों में मांसपेशियों को बनाए रखने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करती है? तो दोस्तों ये करती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि जो है ये एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करती है। दोस्तों एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव अधिवृक्क ग्रंथियों एड्रिनल ग्लैंड द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती है। ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश और बाहरी ओर स्थित ऊतक अधिवृक्क बलकुट कहलाता है। अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रिनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा एकत्रित होता है। यह निष्क्रिय रूप और इसे यकृत और गुर्दे द्वारा ट्राईआयोडोथायरोनिन के सक्रिय रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह हार्मोन शरीर की सभी प्रकार की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। दोस्तों मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन अग्न्याशय के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जो ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करने व पेशियों में संचित करने में सहायता करती है, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा क्या रहती है? नियंत्रित रहती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्न में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो लार ग्रंथि है दोस्तों ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। दिए गए मानव ग्रंथियों में लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मनुष्य में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? तो ये है अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, डिंब ग्रंथि और अंड ग्रंथि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण दोस्तों एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है। दोस्तों एस्ट्रोजन जो है एक सेक्स हार्मोन है, जो महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एस्ट्रोजन हार्मोन डिंब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण है। कौन सी ग्रंथि का? डिंब ग्रंथि का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? तो ये हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन। दोस्तों हमारे बहुत क्रोधित होने, चिंतित या शर्मिंदा होने पर एड्रिनलिन हार्मोन इस तनाव या डर की स्थिति को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है। शरीर की ऐसी तनावपूर्ण स्थिति जिसमें दिल जोर जोर से धड़कने लगे फाइट या फ्लाइट हार्मोनल प्रतिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो ये है हमारा ग्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रेलिन जो है ये जो हार्मोन है ये भूख को उत्तेजित करता है। दोस्तों हार्मोन शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन होते हैं, जो विशेष रूप से शारीरिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ग्रेलिन एक बहुआयामी गट हार्मोन है, जो अपने रिसेप्टर
ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट गॉक रिसेप्टर को सक्रिय करता है। ग्रेलिन हॉलमार्क के कार्य भोजन के सेवन, वसा के जमाव और वृद्धि हार्मोन रिलीज पर इसके उत्तेजक प्रभाव है। ग्रेलिन हार्मोन भूख के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? ग्रेलिन हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये है दोस्तों मेलानिन। मेलानिन जो है ये वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। दोस्तों मेलानिन एक प्राकृतिक पिगमेंट है। इससे त्वचा, बाल और आंखों का रंग निर्धारित होता है। गोरी त्वचा वाले लोगों की तुलना में सांवली त्वचा वाले लोगों में अधिक मेलानिन होता है। मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाएं मेलेनिन बनाती है। कौन सी? मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाएं क्या बनाती है? मेलेनिन बनाती है। ठीक है। डैश युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो दोस्तों ये है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन जो है युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो मुख्य रूप से पुरुषों के अंडकोश तथा एड्रिनल ग्लैंड में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का उच्च स्तर यौन क्रिया, प्रजनन संबंधी कार्यों, मांसपेशी भार, बालों में वृद्धि, उत्तेजक और प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित है। यह युवावस्था के समय पुरुषों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। टेस्टोस्टेरोन का स्तर 40 वर्ष की आयु में शिखर पर होता है और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? दोस्तों एस्ट्रोजन का मूल कार्य है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। क्या काम है इस कार्य है इसका? मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। दोस्तों एस्ट्रोजन जो है ये मादा लिंगी हार्मोन है। इसका स्रावन तरुणावस्था में आरंभ होता है। मादा में सामान्य मासिक चक्र व रजो चक्र के नियमन हेतु यह हार्मोन आवश्यक है। इस हार्मोन द्वारा स्तन ग्रंथियों में डक्ट्युलर वृद्धि होती है और इस हार्मोन का स्रावन ग्रेफियन पुट्टक के थीका द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? थीका इंटरना के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? तो आयोडीन जो है दोस्तों ये सूक्ष्म पोषक तत्व है जो थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक होता है। दोस्तों आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है। सामान्य मानव शरीर को प्रतिदिन औसतन 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन एवं भेंगापन जैसे रोग होते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम या एडम का एप्पल कहा जाता है? तो पुरुष मानव शरीर के जो अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है वो है दोस्तों कंठ या टेटुआ। कंठ या टेटुआ को जो है एडम का एप्पल कहा जाता है। दोस्तों पुरुषों में थायराइड कार्टिलेज का अग्रभाग जो स्वर यंत्र को घेरे रहता है एडम का एप्पल कहलाता है। कौन सा भाग? पुरुष में थायराइड कार्टिलेज का अग्रभाग जो स्वर यंत्र को घेरे रहता है क्या कहलाता है? एडम का एप्पल कहलाता है। स्वर यंत्र जिसे आमतौर पर वॉइस बॉक्स या ग्लोटिस कहा जाता है, ऊपर ग्रसनी व नीचे श्वास नली के बीच हवा के लिए मार्ग है। कौन सा? स्वर यंत्र। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक होता है दोस्तों थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। निम्न में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो दोस्तों पशु हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये पशु हार्मोन है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन जो है ये कैसे हार्मोन है? तो ये पादप हार्मोन है। कौन से हार्मोन है? पादप हार्मोन। इंसुलिन अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका द्वारा स्त्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। यह मानव शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है, जबकि अन्य सभी साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन जो है ये कैसे हार्मोन है? पादप हार्मोन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस हार्मोन के स्त्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो दोस्तों एड्रिनलिन के स्त्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। दोस्तों एड्रिनलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। इसके स्त्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो दोस्तों एस्ट्रोजन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है। दोस्तों एस्ट्रोजन जो है ये सेक्स हार्मोन की एक श्रेणी है जो महिला प्रजनन प्रणाली और द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार होता है। तीन प्रमुख अंतरजात एस्ट्रोजन
E1, एस्ट्राडियल E2 और एस्ट्रियोल E3 है। एक अन्य एस्ट्रोजन जिसे एस्टेस्ट्रोल E4 कहा जाता है, यह केवल गर्भावस्था के दौरान निर्मित होता है। कौन सा? एस्टेस्ट्रोल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों मानव वृद्धि हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग से। दोस्तों पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पिट्यूटरिन हार्मोन स्रावित करता है। यह ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस पार्स डिस्टेलिस पार्स इंटरमीडिया का बना होता है। पार्स डिस्टेलिस को ही अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? पार्स डिस्टेलिस को ही अग्र पीयूष ग्रंथि, जिसमें वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन, प्रोलेक्टिन जैसे हार्मोनों का क्या होता है? स्त्राव होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? नहीं दोस्तों इंसुलिन बोल रहा हूँ, इंसुलिन हार्मोन। दोस्तों माफ कीजिएगा, इंसुलिन हार्मोन जो है ये रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। दोस्तों इंसुलिन जो है अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं में स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। यदि अग्न्याशय से पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का स्राव नहीं होता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। जिससे कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है? तो दोस्तों ये जो है यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का उपयोग और भंडारण कैसे करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दोस्तों ये गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है। दोस्तों ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यौन प्रजनन, शारीरिक संबंध, शिशु के जन्म और महिलाओं के मासिक धर्म में ऑक्सीटोसिन कार्य करता है। यह गर्भाशय के संकुचन एवं विस्तरण को क्या करता है? उत्तेजित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। प्रोजेस्टेरोन महिला के अंडाशय द्वारा बनाया जाता है जो गर्भाशय में निषेचित अंडे का समर्थन करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो ये है हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है तथा इसका वजन लगभग जो है 0.6 ग्राम होता है। यह ग्रंथि हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो एचटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीटीएच गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले क्या है? हार्मोन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? दोस्तों मनुष्य में बौनेपन के लिए उत्तरदायी है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। दोस्तों हमारे शरीर में पाया जाने वाला ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि में होता है। इस हार्मोन के बिना मांसपेशियों का गठन और हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल होता है, जो बौनेपन का क्या होता है? घोतक होता है या जिम्मेदार होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो दोस्तों ये है हमारी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिनी नहीं होती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। ये अपने स्राव हार्मोन को सीधे रुधिर में मुक्त करती है, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, वृषण ग्रंथि आदि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो दोस्तों अग्न्याशय ग्रंथि जो है ये इंसुलिन हार्मोन का क्या करती है? उत्पादन करती है। दोस्तों अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? अग्न्याशय ग्रंथि। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है। अग्न्याशय का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है और लैंगरहैंस की द्वीपिका में बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन एवं गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है और इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है।
कौन सा रोग? मधुमेह। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, आयोडीन डैश के संश्लेषण में के लिए आवश्यक है? दोस्तों आयोडीन जो है ये थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, इसे गलकंड हम या गॉटर रोग भी हम कहते हैं। क्या आंसर है? गॉइटर रोग। ठीक है, गलकंड, गलगंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? दोस्तों वृषणों से जो हार्मोन स्त्रावित होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन जो है ये वृषण, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, इससे स्त्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से, और एस्ट्रोजन जो है ग्राफियन फॉलिकल से स्थापन होता है। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्थापित होता है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है दोस्तों हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन जो है ये हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। ठीक है, डैश मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वो है हमारी यकृत। यकृत जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? थॉमस एडिसन को। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत एक पाचन ग्रंथि है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? यकृत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक होता है दोस्तों थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। यह सभी उपापचयी क्रियाओं की गति को नियंत्रण करता है। रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में लगभग 0.3 ग्राम आयोडीन होती है। थायराइड ग्रंथि दिन भर में लगभग 120 माइक्रोग्राम आयोडीन रक्त से लेकर 40 माइक्रोग्राम आयोडीन वापस रक्त में मुक्त कर देती है और शेष का उपयोग अपने द्वारा स्त्रावित हार्मोन के संश्लेषण में करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन डैश से होता है? दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन जो है ये अग्न्याशय ग्रंथि से होता है। किससे होता है? अग्न्याशय ग्रंथि से। अग्न्याशय आंतरिक रूप से एंडोक्राइन हार्मोन और बाहरी रूप से एक्सोक्राइन हार्मोन का रिसाव करता है। इसके एंजाइम पाचन रसों का रिसाव करते हैं जो खाने को आसानी से पचाने के लिए जरूरी है। इसकी 3 मुख्य कोशिकाएं होती है। अल्फा कोशिकाएं जो कि ग्लूकागॉन का रिसाव करती है और ग्लूकागॉन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। बीटा कोशिकाएं दोस्तों इंसुलिन का स्त्राव करती है, जो इंसुलिन जो है रक्त ग्लूकोज के स्तरों को कम करने और प्रोटीन निर्माण को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। बात करें डेल्टा कोशिकाओं की तो ये है दोस्तों सोमेटोस्टेटिन का स्त्राव करती है जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्त्राव के बीच एक संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों बात कर ले थायराइड ग्रंथि के बारे में तो थायराइड ग्रंथि जो है थायराइड गले में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन को मुक्त करती है जो मुख्यतः उपापचय दर और प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि कशेरुकी जीवों में पाए जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह वृक्क के ऊपर स्थित होती है। कहाँ पर? गुर्दे के ऊपर। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है और वजन कितना होता है? 0.5 ग्राम, 0.02 आउंस। और यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में क्या होती है? निकला हुआ उभार होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो है शरीर के किस में होती है? गले में स्थित होती है। ठीक है, इंसुलिन किसे विनियमित करता है दोस्तों? तो इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तरों को क्या करता है? विनियमित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो है वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती जिससे वे नलिका विहीन ग्रंथियां या वाहिनीहीन ग्रंथियां कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां और मानव शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल, अग्न्याशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो मधुमेह बीमारी का उपचार किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन जो है दोस्तों ये हृदय की गति को बढ़ा देता है ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। ठीक है दोस्तों, एड्रीनलिन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है
जो शरीर के उत्तेजित होने पर स्रावित होता है, इसलिए इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। यह संकट के समय हमारी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है तथा हृदय गति में क्या करता है, वृद्धि करता है, क्या करता है, उत्तेजना करता है, उत्तेजना बढ़ाता है। ठीक है। निम्न में से रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्न्याशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो इंसुलिन जो है दोस्तों ये अग्न्याशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। अग्न्याशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन एवं गामा कोशिका से क्या किया जाता है, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। किससे? गामा कोशिका से। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न का सही क्रम में मिलान करना है दोस्तों। हमको दिया गया है हार्मोन और स्रावी ग्लैंड के बारे में। तो कोलिप के हार्मोन जो है दोस्तों, कोलिप के हार्मोन जो है ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? तो कोलिप के हार्मोन जो है ये पैराथायराइड है। स्रावन ग्लैंड कौन सी है? पैराथायराइड। तो पी का किससे कनेक्ट हो जाएगा? सी से। एल्डोस्टेरॉन जो है दोस्तों ये जो है ये अधिवृक्क ग्लैंड से स्रावित होता है। किससे? अधिवृक्क ग्लैंड से। तो एल्डोस्टेरॉन ए से कनेक्ट हो जाएगा। प्रोलेक्टिन जो है दोस्तों ये होता है हमारा पीयूष ग्लैंड से स्रावित। तो प्रोलेक्टिन किससे कनेक्ट हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि डी से कनेक्ट हो जाएगा। मेलाटोनिन जो है दोस्तों ये पिनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। तो मेलाटोनिन जो है ये बी से कनेक्ट हो जाएगा। किससे? बी से। तो CADB ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कोलिप के हार्मोन पैराथायराइड है, एल्डोस्टेरॉन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, प्रोलेक्टिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? पीयूष ग्रंथि से। और मेलाटोनिन ये होता है पिनियल ग्लैंड से स्रावित। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अति स्राव के कारण होता है। दोस्तों ग्रेव रोग एक्सोपैथेल्मिक गोइटर थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अति स्राव के कारण होता है। तो ये थायराइड हार्मोन के अति स्राव के कारण होता है दोस्तों ग्रेव रोग। दोस्तों नेत्रास्तेदिक गलकंड एक्सोपैथेल्मिक गोइटर थायराइड ग्रंथि के अतिक्रियाता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभरा आना, आधारी उपापचय दर में वृद्धि एवं भार में ह्रास इसके अभिलक्षण है। इसे ग्रेव रोग भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेव रोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? तो दोस्तों सोमेटोस्टेटिन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन प्रोलेक्टिन, वैसोप्रेसिन ये सभी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है। सोमेटोस्टेटिन जो है दोस्तों ये अग्न्याशय के द्वारा क्या किया जाता है? स्रावित किया जाता है। दोस्तों अग्न्याशय में एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका के गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नहीं स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में पाए जाते हैं दोस्तों लैंगरहैंस के आइलेट्स। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों पित्ताशय जो है एक ग्रंथि नहीं है। अधिवृक्क, जिगर और पीयूष जो है ये सभी क्या है? ग्रंथि है। अधिवृक्क, किडनी, यकृत, लीवर तथा पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि पित्ताशय एक पित्त संचय करने वाला अंग है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इंसुलिन की खोज के लिए फ्रेडरिक बेटिंग को जो है क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार बेटिंग को दिया गया था। किसको दिया गया था? बेटिंग को। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। यह अग्न्याशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अति स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है मेलानिन की उपस्थिति के कारण। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली मेलानिन की उपस्थिति के कारण होती है। जानवरों में मेलानिन टायरोसिन नामक एक अमीनो अम्ल से बनता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यूमेलेनिन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूमेलेनिन कहलाता है और काले भूरे रंग का ये होता है। मनुष्यों में यही बालों, त्वचा और आंखों का रंग देता है। हमारे शरीर पर पड़ने वाला 99% पराबैंगनी विकिरण
मेलानिन द्वारा रोक दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है। दोस्तों मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित ग्रंथि है जो प्यूस ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ता है। यह आंत गतिविधियों और अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़े शरीर के तापमान, भोजन, पानी के संतुलन आदि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्रावन करती है, तो ये है हमारी अग्न्याशय पाचक ग्रंथि, जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का क्या करती है? स्त्रावन करती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर की अग्न्याशय ग्रंथि जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्रावित करती है। अग्न्याशयी रस अग्न्याशय कोशिकाओं से स्त्रावित होता है। इसमें 98% जल तथा शेष 2% भाग लवण एवं एंजाइम होता है। यह क्षारीय द्रव होता है। अग्न्याशयी रस में 3 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं, जिसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसमें मुख्य 5 एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सिक पेप्टिडेज, लाइपेज और माल्टेज पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सिक पेप्टिडेज, लाइपेज तथा माल्टेज। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में लैंगर हैश के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में पाए जाते हैं। दोस्तों मानव शरीर में लैंगर हैश के आइसोलेट। मानव शरीर में अग्न्याशय डैश का एक भाग है। दोस्तों मानव शरीर में अग्न्याशय पेनक्रियास जो है ये पाचन तंत्र का एक भाग है। कौन से तंत्र का? पाचन तंत्र का। मानव शरीर में अग्न्याशय पाचन तंत्र का एक भाग है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में कहाँ होती है स्थित? छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं होता? तो दोस्तों ये है हमारा थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। दोस्तों थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्त्रावन करती है। थायरोक्सिन या T4, ट्राई आइडोथायरोनिन या T3 तथा थायरोकेल्सिटोनिन नामक हार्मोन का संश्लेषण थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो दोस्तों थाइमस ग्रंथि जो है ये केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथि दोनों फेफड़ों के बीच पसलियों के पीछे स्थित होती है। यौवन प्रारंभ होते होते यह सिकुड़ने लगती है और बाद में त्वचा का रूप ले लेती है। कैसा रूप ले लेती है? त्वचा का रूप ले लेती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो एडीएच का पूरा नाम है दोस्तों एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है एडीएच का पूरा नाम है। दोस्तों एडीएच का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो गुर्दे द्वारा शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा बनाया गया हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि में क्या होता है? संग्रहित रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष लिंग हार्मोन है जो यौन और प्रजनन विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन मुख्य रूप से वृषण में होता है। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को नियंत्रित करती है। टेस्टोस्टेरोन स्त्रावन के कारण ही युवा अवस्था के समय ही लड़कों में बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे आवाज का भारी होना आदि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यौनारंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्त्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्त्रावित होता है? दोस्तों यौना आरंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्त्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों में इस समय जो है स्वेद और तेल तत्व स्त्रावित होता है। कौन सा? स्वेद और तेल तत्व। दोस्तों यौना आरंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्त्राव बढ़ता है, तो उस समय स्वेद और तेल तत्व स्त्रावित होता है। स्वेद ग्रंथि स्तनधारियों के त्वचा में स्थित होते हैं। यह छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। इसका कुंडली भाग पसीना या स्वेद स्त्रावित करता है तथा तेल ग्रंथि बालों की जड़ों एवं पुटिकाओं के पास पाई जाती है तथा इनका निर्माण रोम पुटिका की एपिथेलियम केवल अंतर्वलन से होता है। किससे? रोम पुटिका की एपिथेलियम केवल अंतर्वलन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्त्रावित होता है। तो महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन जो है दोस्तों ये अंडाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा। एस्ट्रोजन महिलाओं में प्रजनन और यौन विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे मादा लिंग हार्मोन कहा जाता है।
एस्ट्रोजन महिलाओं के शारीरिक बदलाव में मुख्य भूमिका निभाता है, इसी वजह से इसे मादा विकास हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन की वजह से महिलाओं में निम्न परिवर्तन देखे जाते हैं, कौन कौन से? लड़कियों के स्तनों का विकास होना, मासिक चक्र की शुरुआत होना और जननांगों में बालों की वृद्धि होना। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन मुख्य रूप से अंडाशय में होता है, साथ ही इसका उत्पादन एड्रिनल ग्लैंड द्वारा भी होता है। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, तथा कुछ मात्रा में भ्रूण और प्लेसेंटा द्वारा भी इसका निर्माण होता है, ठीक है, उत्पादन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एंजाइम नहीं है, तो दोस्तों इंसुलिन जो है ये एंजाइम नहीं है। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन होता है जो अग्न्याशय ग्रंथि के बीटा कोशिका में बनती है, जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय को प्रोत्साहित करता है एवं ऊतक कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उचित उपयोग को नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है, तो आयोडीन आवश्यक है दोस्तों थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन प्राथमिक हार्मोन है जिसे थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। थायरॉक्सिन शरीर के उपापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हृदय के कार्यों और पाचन तंत्र को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। पुरःस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। पुरःस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव जो है दोस्तों ये मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग में। पुरःस्थ या पुरुष ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाने वाली एक छोटी ग्रंथि है जो लिंग और मूत्राशय के बीच में होती है। पुरःस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग से में प्रवेश करता है। किसमें? मूत्र मार्ग में। वृषण में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? दोस्तों वृषण में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वृषण टेस्टस से स्रावित होने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का स्टेरॉइड हार्मोन है जो पुरुषों के अंडकोश से स्रावित होता है। यह पुरुषों में यौवन लक्षणों का विकास करने में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डैश में संश्लेषित होता है, तो ये वृषण में संश्लेषित होता है दोस्तों। किसमें? वृषण में। डैश ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कपाल की स्फेनाइड हड्डी में स्थित होती है। इसे सेल्ला टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि डैश में स्थित होती है। दोस्तों मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क के तल पर स्थित होती है। किस पर? मस्तिष्क के तल पर। निम्न में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है दोस्तों बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को क्या करता है? उत्तेजित करता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो दोस्तों आपातकालीन स्थिति के दौरान एड्रिनलिन हार्मोन जो है ये क्या होता है? उत्सर्जित होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो अस्थि मज्जा में मौजूद हार्मोन है दोस्तों एरिथ्रोपोइटिन। कौन सा? एरिथ्रोपोइटिन जो है ये अस्थि मज्जा में मौजूद हार्मोन है जो आरबीसी उत्पादन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। डैश हार्मोन में सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों डैश जो है डैश में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, तो दोस्तों जीवाणुओं में हार्मोन क्या होते हैं? सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, ठीक है दोस्तों। किस विधि का उपयोग कुछ हद तक एसटीडीज की रोकथाम के लिए किया जाता है? दोस्तों वह विधि है हमारी कॉन्डोम। कॉन्डोम का उपयोग जो है ये कुछ हद तक एसटीडी की रोकथाम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यौन क्रिया के दौरान कॉन्डोम का प्रयोग करके कुछ हद तक एसटीडी यौन संचालित रोग का रोकथाम किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? दोस्तों एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह है हमारी कॉपर टी का उपयोग। कॉपर टी का उपयोग जो है एक गर्भ निरोधक तकनीक है जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटिस को बढ़ाती है, ठीक है। दोस्तों कॉपर टी एक गर्भ निरोधक तकनीक है जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटिस को बढ़ाती है। अन्य जैसे कॉन्डम, गर्भ निरोधक गोलियां, सर्जरी ये सभी गर्भ निरोधक तकनीक है जो गर्भधारण को रोकती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीकों को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इनके सुमिलन को दर्शाता है ये हमको बताना है।
विधि दोस्तों, और ये उसकी क्या है, प्रभाव है। दोस्तों कॉपर टी जो है ये क्या करती है, कॉपर टी जो है निषेचन इससे क्या हो जाता है, रुक जाता है। कॉपर टी का क्या प्रभाव होता है, निषेचन इससे रुक जाता है। मुखी गोलियां जो है दोस्तों ये क्या करती है, ये रोपण रुक जाता है। किसकी वजह से, मुखी गोलियां की वजह से। अगर मुखी गोली विधि का उपयोग करते तो क्या रुक जाता है, रोपण रुक जाता है। कॉन्डम विधि का उपयोग करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, कॉन्डम विधि का उपयोग करते हैं तो शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं। नलिका उच्छेदन की बात करें तो अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। कौन सी विधि में, नलिका उच्छेदन में। तो कॉपर टी निषेचन रुक जाएगा। कॉन्डम, मुखी गोलियां क्या होगी, रोपण रुक जाएगा मुखी गोली से। कॉन्डम शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते, और नलिका उच्छेदन जो है अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। कौन सी विधि से, नलिका उच्छेदन विधि से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है ना दोस्तों। कॉपर टी से क्या होगा, निषेचन रुक जाएगा। मुखी गोलियां से क्या होगा, रोपण रुक जाएगा। कॉन्डम से क्या होगा, शुक्राणु गर्भाशय गिरवा तक नहीं पहुंचते हैं। नलिका उच्छेदन का उपयोग से क्या होता है, अंडाशय गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो वह परिवर्तन नहीं है जो यौना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है, तो यह है नाखूनों में वृद्धि। नाखूनों में वृद्धि जो है ये वह परिवर्तन नहीं है जो यौना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। दोस्तों बालक बालिकाओं में यौनारंभ के शुरुआत होने के लक्षण हैं लंबाई में अचानक वृद्धि होना, आवाज का बदलना, शरीर के आकार में परिवर्तन, व्यवहार में बदलाव आदि। जबकि नाखूनों में वृद्धि मनुष्य के जन्म से उसके शरीर के उपस्थिति तक जारी रहता है, अतः यह यौनारंभ का लक्षण नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भ निरोधक उपकरण के उपयोग के संबंध में निम्न में से एक के अलावा शेष सभी कथन सत्य है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों गर्भ निरोधक उपकरण के उपयोग के संबंध में एक के अलावा शेष सभी कथन सत्य है, हमको गलत विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों गलत विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका कोई अनुषंगी प्रभाव साइड इफेक्ट नहीं होता। यही क्या है, हमारा गलत कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों गर्भ निरोधक उपकरणों का उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी के लिए किया जाता है जिसमें प्राकृतिक जनन प्रक्रिया अवरुद्ध होती है। अंततः यह प्रक्रिया जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी बल मिल सकता है। जबकि प्रश्न अनुसार विकल्प भी गलत है, क्योंकि गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग का अनुषंगी प्रभाव होता है, साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणुओं के मुक्त होने पर होता है। तो कौन सा विकल्प जो है दोस्तों सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणुओं के मुक्त होने पर होता है। तो दोस्तों टेस्टिस, फिर वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, फिर पेनिस। ठीक है, शुक्राणु कैसे मुक्त होते हैं, टेस्टिस से वास डिफरेंस में आ जाते हैं, वास डिफरेंस से यूरेथ्रा में जाते हैं, और यूरेथ्रा से किस में जाते हैं, पेनिस में जाते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणुओं के मुक्त होने का पथ है। ठीक है, टेस्टिस से वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से पेनिस में, और इस प्रकार से जो है शुक्राणु मुक्त होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण बर्थ कंट्रोल में मदद करती है। दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियां जो है ये अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर क्या करती है, ये अंडाशय से अंडों को मुक्त होने से रोककर जो है ये जन्म नियंत्रण में मदद करती है। कौन सी गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां। दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियां अंडाशय से अंडों को मुक्त होने से रोककर जन्म नियंत्रण में मदद करती है। गर्भ निरोधक गोलियों में दो कृत्रिम हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन को रोकने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को रोकने का काम करते हैं। कौन, क्या बोलते हैं अपना गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। तो दोस्तों स्तन ग्रंथियों की वृद्धि जो है ये केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। दोस्तों किशोरावस्था बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का चरण है। किशोरावस्था क्या है, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का चरण है। यह मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित है। प्रारंभिक किशोरावस्था जो कि 11 से 14 वर्ष तक होती है,
मध्य किशोरावस्था जो कि 15 से 17 वर्ष के बीच होती है, और उत्तर किशोरावस्था जो कि 18 से 21 वर्ष के मध्य में होती है। दोस्तों, किशोरावस्था में विकास के दो स्तर दिखाई पड़ते हैं, एक क्रमिक विकास और एक त्वरित विकास। लड़कियों महिलाओं में प्रथम शारीरिक परिवर्तन स्तन विकास है। यह लक्षण लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। साथ ही अन्य परिवर्तन विकसित होते हैं, जैसे मधुर आवाज, लंबाई में, ये किसमें हो रहा है, लड़कियों में ना, मधुर आवाज, लंबाई में वृद्धि, बालों का उगना, मुहासे युक्त तैलीय त्वचा, मासिक धर्म की शुरुआत, ये सभी जो है लड़कियों में होने वाले परिवर्तन है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर डैश बनाते हैं। दोस्तों, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। दोस्तों, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। नर नर युग्मक उत्पन्न करता है तथा मादा जो है मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो कि अगुणित होते हैं। नर या मादा युग्मक के संलयन के उपरांत युग्मनज बनता है जो कि द्विगुणित होता है। कैसे होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो दोस्तों, माँ के गर्भ में बच्चा जो है ये बीजांडासन से अपना पोषण प्राप्त करता है। किससे, बीजांडासन से। ठीक है दोस्तों, माँ के गर्भ में बच्चा बीजांडासन प्लेसेंटा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। प्लेसेंटा गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ी होती है। अधिकतर गर्भवती महिलाओं में प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपर या साइड से जुड़ी होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। दोस्तों, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। कितने, 2 प्रतिरूप। दोस्तों, प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 युग्मकों के मिलने से बने युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 युग्मकों के मिलने से बने युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के 2 प्रतिरूप होते हैं। प्रत्येक माता पिता से एक प्रतिरूप आती है। लैंगिक जनन प्रक्रिया के 2 मुख्य चरण हैं, अर्धसूत्री विभाजन और तथा निषेचन। कौन कौन से, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन जो है ये लैंगिक जनन प्रक्रिया के 2 मुख्य चरण हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को डैश कहा जाता है। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को दोस्तों युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को युग्मनज जायगोट कहा जाता है। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के आपस में सम्मिलन से युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मनुष्य में अंतः निषेचन पाया जाता है, अर्थात अंडाणु एवं शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, मादा के शरीर के अंदर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे एक देश कहते हैं। दोस्तों, मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। दोस्तों, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे मूत्र मार्ग हम यूरेथ्रा कहते हैं। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है जो मूत्राशय से प्रारंभ होकर हमारे शिश्न के शिखर पर मूत्रोजन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। मादाओं में मूत्र मार्ग योनि के ऊपर मूत्र मांसपेशियों से जुड़ता है, जबकि मादा का मूत्र मार्ग यूरोजेनिक साइनस में खाली हो जाता है। किसमें खाली हो जाता है, यूरोजेनिक साइनस में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। दोस्तों, गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर युग्मक कहा जाता है। ऐसी भ्रूणी कोशिका जिसमें युग्मक विकसित करने की क्षमता होती है उसे जर्म कोशिका, जर्म सेल कहते हैं। यह मानव में 2 प्रकार की होती है। नर जर्म कोशिका, इससे चल कोशिका स्पर्म का निर्माण होता है, और मादा जर्म कोशिका, इससे अचल कोशिका अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों, लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अन्य प्रजनन प्रक्रियाओं की अपेक्षा लैंगिक प्रजनन तथा इस लैंगिक जनन प्रक्रिया से उत्पन्न संततियों में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन में दोनों युग्मक अलग अलग संततियों से आते हैं
तथा उनमें गुणसूत्रों का अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, जिसके कारण संतति में नए लक्षणों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन डैश। दोस्तों अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में जो है नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। किसमें? अलैंगिक प्रजनन में। दोस्तों अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर की बात करें तो एक एक करके अंतर देख लेते हैं। यह है दोस्तों अलैंगिक जनन और यह है हमारा लैंगिक जनन। दोस्तों इसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं, किसमें? अलैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन में इसमें दो जीव नर एवं मादा भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती और इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। युग्मकों का निर्माण नहीं होता, नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है। किसमें? लैंगिक जनन में। इसमें जनक और संतति में पूर्ण समानता पाई जाती है। इसमें जनक एवं संतति केवल अनुवांशिक रूप से समान होते हैं और शारीरिक संरचना में विविधता पाई जाती है। इसमें लैंगिक प्रजनन में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? दोस्तों पुरुष में प्राथमिक यौन अंग होता है हमारा वृषण। कौन सा? वृषण जो है ये पुरुष में प्राथमिक यौन अंग होता है। दोस्तों पुरुषों के जनन तंत्र में प्राथमिक यौन अंग वृषण एक जोड़ी के अलावा अन्य सहायक यौन अंग जैसे अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, शिश्न, पेनिस जिसे हम बोलते हैं, सहायक ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं काउपर ग्रंथि होते हैं। पुरुषों में दो अंडाकार वृषण पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण की संरचना एक पेशी युक्त लचीले वृषण खोल के अंदर होते संयोजी ऊतक से बने पिंडकों से होती है और प्रत्येक पिंडक में अत्यधिक कुंडलित शुक्राणु जनन नलिकाएं एक ढीले संयोजी ऊतक से निलंबित होती है। इन नलिकाओं के अंदर जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंगैमी कहलाता है। दोस्तों सिंगैमी जो है ये एक शुक्राणु का एक अंडाणु में संयुग्मन जो है ये कहलाता है हमारा सिंगैमी। क्या कहलाता है? सिंगैमी कहलाता है एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। एक नर युग्मक अंडज के भ्रूण कोश में अंड से संलयित होता है तो नर एवं मादा युग्मकों का यह संलयन युग्मक संलयन कहलाता है, मतलब सिंगैमी कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो यह है दोस्तों हमारा गर्भाशय। गर्भाशय जो है बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा मादा प्रजनन प्रणाली का गर्भाशय जो हिस्सा है ये अपने आप को क्या करता है? तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, महिलाओं में गर्भाशय नाशपाती के आकार की रचना है जो उदर गुहा के निचले श्रोणि भाग में स्थित होती है। गर्भाशय के निचले संकरे भाग को ग्रीवा कहते हैं जो योनि में खुलता है। गर्भाशय प्रत्येक महीने रजोधर्म या मासिक धर्म के द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को तैयार करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। तो दोस्तों गर्भाशय जो है ये गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? दोस्तों इम्प्लांटेशन जो है ये एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, ये जो है इसकी प्रक्रिया है। किसकी? इम्प्लांटेशन जो है एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, मनुष्यों में निषेचन के लगभग 1 घंटे के बाद युग्मनज का विदलन प्रारंभ होता है। 4 दिनों में 4 बार सूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 16 कोरक खंडों की एक गोल ठोस संरचना बनाती है। यह संरचना मारुला कहलाती है। क्या कहलाती है? मारुला। यह गर्भाशय में पहुंचकर एक पोषक तरल से भरी हुई गुहा ब्लास्टोसिल बना लेती है। भ्रूण की इस प्रावस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। जिसके बाहर की ओर पोषक स्तर ट्रोफोब्लास्ट होता है। निषेचन के 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के ऊपरी भाग में इसकी भित्ति से चिपक जाता है। इस समय इसकी बाह्य सतह से कुछ उंगली सदृश प्रवर्ध निकलकर गर्भाशय भित्ति के अंत स्तर में घुसकर भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़ देते हैं। यह क्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। क्या कहलाती है? भ्रूण का रोपण इम्प्लांटेशन कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये मूत्राशय के नीचे मौजूद है। कहाँ पे? मूत्राशय के नीचे। दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि जो है एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं, जिसका आकार अखरोट के समान होता है
तथा पुरुषों में यह मूत्राशय के नीचे तथा मूत्र नली के आसपास स्थित होती है। प्रजनन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह ग्रंथि स्त्राव सुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करती है जो फ्रक्टोज, फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है। दोस्तों मानव शरीर में प्रोस्टेट जो है एक ग्रंथि है। क्या है? एक ग्रंथि है। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? दोस्तों अंडा अंडाशय से कोख में जो है ये डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। किसके माध्यम से? डिंब वाहिनी फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से लाया जाता है। दोस्तों अंडाशय के ग्राफिन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग के फलस्वरूप द्वितीयक अंडक डिंब वाहिनी फेलोपियन ट्यूब में जाता है। किसमें जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन नली की दीवार की तरंग गति तथा म्यूकोसा के सिलिया द्वितीयक अंडक को नली में नीचे की ओर खींचते हैं। मनुष्य स्त्री में निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी के ऊपरी 1/1 भाग में होती है। किसमें होती है? ऊपरी 1/3 भाग में होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। दोस्तों यह है गर्भनाल। भ्रूण को एक विशेष ऊतक जिसे हम गर्भनाल कहते हैं, इसकी सहायता से मां के रक्त से क्या प्राप्त होता है? पोषण प्राप्त होता है। दोस्तों गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में गर्भनाल प्लेसेंटा का विकास होता है जिसका प्रमुख कार्य गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण की प्राप्ति कराना है। यह पोषण मां के रक्त से प्राप्त होता है। दोस्तों गर्भनाल ही बच्चे के विकास को प्रेरित करती है। गर्भनाल शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करती है और गर्भनाल जो है मां और बच्चे को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? दोस्तों मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा जो है जो काम किया जाता है, ये काम क्या है? भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना जो है ये प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा कार्य किया जाता है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है, तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है हमारा कौन सा? प्लेसेंटा। कौन सा? प्लेसेंटा। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। दोस्तों भ्रूण जो विकसित होता है वो है गर्भाशय। कौन सा अंग है वो? गर्भाशय में ही भ्रूण क्या होता है? विकसित होता है। वह अंग जहां भ्रूण विकसित होते हैं गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय मादा प्रजनन तंत्र का एक अंग है जो मासिक धर्म, गर्भधारण और प्रसव सहित कई प्रजनन कार्यों के लिए जिम्मेदार है। गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चादानी भी हम कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणी भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है और ग्रीवा की गुहा को ग्रीवानाल क्या बोलते हैं? ग्रीवा की गुहा को ग्रीवानाल कहते हैं जो योनि के साथ मिलकर जन्मनाल बर्थ केनल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति 3 ऊतकों वाली होती है जो गर्भाशय गुहा को क्या करती है? स्थित करती है। एक होती है बाहरी झिल्ली स्तर परिगर्भाशय, एक होती है मध्य मोटी चिकनी स्तर गर्भाशय पेशी स्तर और एक होती है आंतरिक ग्रंथि गर्भाशय अंतः स्तर। ठीक है, आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं जबकि वे गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचित होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्रसन डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। दोस्तों व्रसन जो है ये अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कहाँ पे? अंडकोश की थैली में। दोस्तों व्रसन टेस्टस जो है अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। व्रसन को पुरुष की प्रजनन ग्रंथियां भी कहा जाता है। यह शुक्राणु का क्या करती है? उत्पादन करती है। व्रसन को उदर गुहा से बाहर रखना आवश्यक है क्योंकि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है जबकि उदर गुहा में अपेक्षाकृत ताप कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? दोस्तों निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है युग्मनज का निर्माण होता है। किसका? युग्मनज का। दोस्तों निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज जायकोट का निर्माण होता है। नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के आपस में सम्मिलन से युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन हम कहते हैं। मनुष्य में अंतः निषेचन पाया जाता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है। किसमें होती है? अंडवाहिनी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो दोस्तों युग्मक जो है यह एक प्रजनन कोशिका है। देखते हैं अगला। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? दोस्तों महिलाओं में यौवन की शुरुआत जो है ये रजोदर्शन से होती है। किससे होती है? रजोदर्शन से। दोस्तों मादा प्राइमेटो, बंदर, कपी एवं मनुष्य में होने वाले जनन चक्रों को आर्तवर चक्र, कौन सा? आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल
मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र 28-29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना को चक्रों को आर्तव चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आर्तव चक्र कहते हैं। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है अंडजनन। क्या कहा जाता है? अंडजनन कहा जाता है। दोस्तों, मादाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। मादाओं में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में अगुणित नर शुक्राणु अगुणित मादा अंडाणु से समेकित हो जाता है एवं एक द्विगुणित रचना बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? युग्मनज कहते हैं। इसमें नर एवं मादा के जीन का आधा हिस्सा क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? दोस्तों, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया जो है ये फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम डैश प्रदान करता है। दोस्तों, कोलोस्ट्रम जो है ये रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य के नवजात शिशु की स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। कोलोस्ट्रम स्तनधारियों के स्तन द्वारा निर्मित दूध का एक रूप है। कोलोस्ट्रम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विभिन्न प्रकार के खनिज एवं एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है? दोस्तों, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण जो है गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उपयोग होता है। ये गोलियां अनचाहे गर्भ और परिवार नियोजन के लिए आज भी सबसे सुरक्षित और विश्व भर में मान्य है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक क्षमता या यौन आकर्षण को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन तथा स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को डैश कहा जाता है। तो ये स्थिति है दोस्तों हमारी यौवन। इसे क्या कहा जाता है? यौवन कहा जाता है। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस अवस्था को यौवन या यौनावस्था हम कहते हैं। यौनावस्था, किशोरावस्था तथा वयस्कता के बीच की मनोसामाजिक तथा सामाजिक परिवर्तनों की अवधि होती है। कौन सी? यौनावस्था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाइड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो दोस्तों, वह उम्र है किशोरावस्था। कौन सी उम्र? किशोरावस्था। किशोरावस्था उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाइड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, किशोरावस्था के दौरान पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाइड्स युग्मकों और लिंग हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन परिपक्व हो जाते हैं। किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। यह 12 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष तक रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो दोस्तों, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की वह प्रक्रिया जो युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है वो है हमारी निषेचन। कौन सी? निषेचन। शुक्राणु और युग्मक के संयोग से निषेचन प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। युग्मक यूकेरियोटिक प्रकार की जनन कोशिका है जिसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में माइटोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। पुरुषों की जनन कोशिका को शुक्राणु तथा स्त्रियों की जनन कोशिका को अंडाणु हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है? दोस्तों, शुक्राणुओं का निर्माण जो है ये वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। दोस्तों, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं।
नर जनन कोशिकाओं अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसलिए ये शरीर के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है? दोस्तों, पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो दोनों पैरों के मध्य शिश्न के दोनों ओर लटकते रहते हैं। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जिस त्वचा की थैली में वृषण लटके रहते हैं उसे वृषण कोश कहते हैं। चूंकि शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापक्रम से कम ताप पर होता है, इसलिए ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना की दृष्टि से वृषण एक अंडाकार रचना है जो पोरोटोनियम नामक झिल्ली से घिरी रहती है। इसमें बहुत सारी शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है। शुक्रजनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का क्या करती है? स्त्रावन करती है। ठीक है, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं दोस्तों? तो पुरुष में जो है 2 अंडकोश होते हैं। कितने होते हैं? 2। डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, ये है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, भ्रूण के विकास को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है और भ्रूण अवस्था 8 सप्ताह के अंत तक रहती है। दोस्तों, भ्रूणपोष बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। भ्रूण के विकास को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है और भ्रूण अवस्था 8 सप्ताह के अंत तक रहती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो वो है दोस्तों हमारी शुक्रवाहिका। कौन सी? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका उस वाहिनी का नाम है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं। दोस्तों, शुक्राणु अस्थायी रूप से जो है अधिवृषण में रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? अधिवृषण में। दोस्तों, परिपक्व होने वाले शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से निकलकर अधिवृषण में आते हैं। शुक्राणुओं के परिपक्व होने तक ये अधिवृषण में जमा होते रहते हैं जहां इन्हें पोषण मिलता है। जब शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं तो स्खलनी वाहिका के द्वारा शुक्रवाहिका में प्रवेश करते हैं। यहाँ ये लगभग 30 दिनों तक जीवित रहते हैं। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? दोस्तों, पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है हमारा शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं प्रजनन कहलाता है। जीवों के प्रजनन भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं। प्रजनन अंग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। दोस्तों, पुरुषों में प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं? वृषण एवं वृषण कोश, शुक्रवाहिका, शुक्राशय और शिश्न मतलब पेनिस। महिला के प्रजनन अंग कौन कौन से हैं? अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनि। ठीक है, अंडवाहिनियां मतलब फेलोपियन ट्यूब। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें में से कौन महिला जनन अंग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है दोस्तों ये महिला जनन अंग नहीं है। देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों ये जो है अंडाशय, ओवरी जो है ये मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला। इनमें से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो शुक्रवाहिका दोस्तों जो है ये मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो दोस्तों गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। दोस्तों गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचित अंडाणु को भ्रूण में परिवर्तित होने तक इसके विकास के लिए स्थान प्रदान करना है। इसके साथ आगे चलकर गर्भाशय की मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? दोस्तों मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे जो है ये अंडाशय ओवरी में निर्मित होते हैं। ठीक है, मादा रोगाणु कोशिकाएं फीमेल जर्म सेल अंडाशय में निर्मित होती है। मादा जनन हार्मोन्स एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का निर्माण भी करते हैं। लड़की के जन्म के समय से ही ये कोशिकाएं अंडाशय में अपरिपक्व अवस्था में पाई जाती है जो यौनावस्था के प्रारंभ होते ही परिपक्व होने लगती है। ठीक है, ग्राफियन पुटक फॉलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है? दोस्तों ग्राफियन पुटक फॉलिकल की गुहिका को जो है कोटर एंट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटर या फिर एंट्रम। दोस्तों
ग्रोफियन फॉलिकल डिंबाशय की गुहिका को एंट्रम कोटर कहते हैं। एंट्रम कोटर शरीर के भीतर पेट का निचला हिस्सा एक कक्ष या गुहिका होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है। तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में अपना पोषण प्राथमिक अंडाणु के द्वारा लाए गए पोषण द्रव्य से पाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, डैश के द्वारा शुक्राणु वसरण से बाहर आते हैं। दोस्तों, शुक्रवाहिका के द्वारा जो है शुक्राणु वसण से बाहर आते हैं। शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। मानव में नर जननांग का नाम वृषण है और यह वृषण कोष में स्थित होता है। इसका कार्य शुक्राणु उत्पन्न करना तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्राव कर उसे पोषण प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो दोस्तों, गर्भाशय ग्रीवा जो है ये नर प्रजनन अवयव नहीं है। दोस्तों, नर प्रजनन अवयव शरीर के श्रोणि क्षेत्र में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत प्रोस्टेट ग्रंथि, पुरस्थ, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, अंडकोश की थैली आदि सभी नर प्रजनन अवयव सम्मिलित है। जबकि गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय, ओवरी, गर्भाशय, यूटेरस आदि स्त्री जनन अवयव है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे डैश कहते हैं। दोस्तों, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है तो भ्रूण नाल कहा जाता है। इस तंतु को क्या कहा जाता है? भ्रूण नाल। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये ले जाया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? बीजवाहिका फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। ठीक है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब के द्वारा ले जाया जाता है। अंडवाहिका मादा जनन अंग का नलिकाकार भाग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये अंडाणुओं का वहन करते हैं, अर्थात यह अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचने का मार्ग है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं जो गर्भधारण का प्रथम चरण होता है। फैलोपियन ट्यूब एक सिरा बच्चेदानी में खुलता है तथा दूसरा सिरा अंडाशय के ऊपर खुलता है। यह अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, कौन? फैलोपियन ट्यूब। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? तो उसे हम बोलते हैं गर्भनिरोध। क्या बोलते हैं उसे? हम गर्भनिरोध बोलते हैं। कॉपर टी का प्रयोग गर्भ निरोधक के लिए किया जाता है। यह महिलाओं के गर्भाशय में डाला जाता है। एक बार कॉपर टी सही प्रकार से आरोपित हो जाने पर यह युग्मनज और गर्भाशय की दीवारों के बाधा के रूप में कार्य करने लगता है जिससे महिला गर्भधारण से बच सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? दोस्तों, यह अंग है शुक्राणु। शुक्राणु में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। मनुष्यों में नर प्रजनन तंत्र के शुक्राणु स्पर्म में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। स्पर्म या शुक्राणु कोशिकाएं पुरुष जनन कोशिकाएं होती है जिनका मुख्य कार्य महिला जनन कोशिकाओं के अंडाणु के साथ मिलकर जाइगोट का निर्माण करना, मतलब युग्मनज का निर्माण करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। दोस्तों, प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है तो ये गर्भाशय की दीवारों पर संकुचन के कारण जो है प्रसव पीड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन जो है ये वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। शुक्राणु का कार्य निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिकाओं को निषेचित करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग डैश महीने लगते हैं। तो दोस्तों, मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग 9 महीने का समय लगता है। कितने महीने का? 9 महीने का। सामान्यतः गर्भधारण की तिथि से 9 माह की समयावधि बच्चे के विकास के लिए उपयुक्त होता है, किंतु अपवादिक परिस्थितियों में यह समयावधि घट या बढ़ सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। दोस्तों, निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है युग्मनज का निर्माण होता है। 2 युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मज या फिर युग्मनज, जायगोट या जाइगोसाइट कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है
दोस्तों मनुष्यों में निषेचित अंडा जो है ये गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। किसमें? गर्भाशय के स्तर में। मनुष्यों में निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। निषेचन के बाद बना युग्मनज गर्भाशय भित्ति से आकर जुड़ जाता है, जिसे आरोपण या अंतरोपण कहते हैं। कुछ समय के बाद गर्भाशय की भित्ति एवं भ्रूण के मध्य एक डिस्कनुमा विशिष्ट ऊतक विकसित होता है, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इसी के द्वारा भ्रूण एवं मां के बीच ऑक्सीजन एवं अवशिष्ट उत्पादों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के माध्यम से। निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो निषेचित अंडा युग्मज जो है दोस्तों ये गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। किसमें? गर्भाशय में। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त जो है दोस्तों गर्भाशय की परत के टूटने के कारण बहता है। किसके कारण? गर्भाशय की परत के टूटने के कारण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती है? तो प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं जो है दोस्तों ये वंशागत हो सकती है। कैसी हो सकती है? वंशागत हो सकती है। ठीक है दोस्तों प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत होती है। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। माता पिता से वंशागत लक्षणों को संतान में जाने के बावजूद कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से एकदम भिन्न होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है? दोस्तों नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन जो है ये वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। दोस्तों नर जनन कोशिकाओं को उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का उत्पादन या निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं। दोस्तों नर और मादा युग्मक मिलकर आपस में जो है क्या बनाते हैं? युग्मज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मज बनाते हैं। नर और मादा युग्मकों के युग्मन या संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मज या युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यह भ्रूण में विकसित होता है। कहाँ पे? भ्रूण में। पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र मार्ग दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो यह है हमारा मूत्र मार्ग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विदल विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों विदलन विभाजन के संबंध में जो कथन सत्य है वो है कोशिका का आकार घटता है। ये जो कथन है वो क्या है? सत्य कथन हो जाएगा। विदलन की क्रिया युग्मनज में होती है। इसमें अंतरावस्था बहुत छोटी होती है। अंतरावस्था में केवल डीएनए का संश्लेषण होता है। अंतरावस्था में कोशिकाएं वृद्धि नहीं करती है। जैसे जैसे ब्लास्टोमोर्स की संख्या में वृद्धि होती है वैसे ही कोशिकाओं का आकार क्या होता है? छोटा होता जाता है। विदलन में न्यूक्लियर कोशिका द्रव्य अनुपात क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्त्राव डैश में प्रवेश करता है? दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्त्राव जो है ये मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। किसमें? मूत्र मार्ग में। प्रोस्टेट ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाती है जो उनके प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है। पोरुस ग्रंथि मूत्र मार्ग के चारों ओर स्थित होता है। मूत्र मार्ग मूत्र को मूत्राशय से लिंग के रास्ते निष्कासित करता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचित अंडा युग्मज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है? दोस्तों निषेचित अंडा युग्मज जो है ये गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। दोस्तों नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु का सफल मेल निषेचन कहलाता है। मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया में स्त्री के अंडाणु के साथ पुरुष के शुक्राणु का मिलन होता है, जिसके बाद ही स्त्री के गर्भाशय में निषेचन से युग्मनज बनता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास इसी निषेचित अंडे से होता है जो बाद में एक शिशु का रूप ले लेता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यह है उसका वृषण। वह भाग जहां पर पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे हम वृषण कहते हैं। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोश स्कोट्रम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसे हम? स्कोट्रम वो कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। प्रत्येक वृषण नलिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती है जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं और प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्त्रित होती है जिन्हें हम नर जन्म कोशिकाएं स्पर्मेंटोगोनिया
और सर्टोली कोशिकाएं इसे हम कहते हैं। नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है। दोस्तों, शुक्रवाहिका जो है ये सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग। दोस्तों, पुरुषों में शुक्रवाहिका एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है, जो मूत्राशय से होकर आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है, जिसे हम मूत्रमार्ग यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तो एक साथ रखा जाता है। उसे डैश कहा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं विट्रो। क्या कहते हैं? उसे हम विट्रो कहते हैं। दोस्तों, परखनली निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है, जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका निषेचन परखनली में शुक्राणु से कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। यह महिलाओं में कृत्रिम गर्भधारण की सबसे प्रभावी तकनीक मानी जाती है। इस विधि को तब अपनाया जाता है जब महिला में किसी कारणवश गर्भ नहीं ठहरता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है। दोस्तों, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान जो होता है वो होता है उसके वंशाणु का आधा, मतलब उसके जीन का आधा भाग। ठीक है, युग्मकों को प्रजनन कोशिकाएं भी कहा जाता है। इनमें किसी जीव के सामान्य शारीरिक कोशिकाओं की तुलना में सिर्फ आधी मात्रा में ही डीएनए पाया जाता है, या गुणसूत्रों की आधी संख्या में ही मौजूद होते हैं। मतलब गुणसूत्रों की आधी संख्या ही क्या होती है? मौजूद होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? दोस्तों, मादा प्रजनन कोशिका का नाम है अंडा। क्या है? अंडा। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो अंडा है। दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा टॉपिक आज समाप्त होता है। इसके पहले एक क्लास हमने करवाई थी आपको, वो क्लास आप देख लीजिएगा। ये सेकंड क्लास थी, जहाँ पे आज प्रजनन तंत्र पूरी तरह से क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। आगे की क्लास हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।